रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारी खास चर्चा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जो दुनिया का नंबर 1 एयरपोर्ट बनने जा रहा है। इस एयरपोर्ट की आधारशिला कैसे रखी गई, कैसे इसकी नींव पड़ी, इस बारे में आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं पूर्व केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री और गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी। डॉक्टर महेश शर्मा जी का मैं अपने रेडियो स्टूडियो में स्वागत करता हूं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार विनोद जी। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत अभिनंदन, बधाई। जो जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास होने जा रहा है, इसकी शुरुआत का हमारे श्रोताओं को वह हिस्सा बताइए जो अभी तक आपने अपने पास रखा है जी। देखिए, पहले बात तो मैं सबको, क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। सबके आशीर्वाद, सबके सहयोग से आज वो दिन आ गया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी 25 तारीख को इसका शिलान्यास कर रहे हैं जी। अगर हम वापस इतिहास के कुछ पन्नों में जाएं तो जी। 2001 में जब चर्चा चली थी कि एक दूसरा एयरपोर्ट बनाने की, हम्म। उसके बाद 14 वर्षों तक ये फाइल ठंडे बस्ते में रही जी। और यहाँ तक कि 2012 में उस जी। वक्त की सरकार ने इसको प्रोजेक्ट को वापस ले लिया और दिल्ली की सरकार, जो उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने भी इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। जी। 2014 में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, जी। प्रधानमंत्री जी ने एक व्यवस्था दी जो लंबे 20-20, 15-15 साल से जो प्रोजेक्ट रुके हुए हैं किन्हीं कारणों से, जी। उनको देखा जाए और एक व्यवस्था दी प्रगति नाम से, जिसमें प्रधानमंत्री जी ऐसे सारे प्रोजेक्टों को खुद मॉनिटर करते थे और उस मॉनिटरिंग के माध्यम से जी। एक संस्था होती है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जी। उन्होंने एक व्यवस्था दी कि दिल्ली का एयरपोर्ट 2023-24 तक अपने चरम पर होगा और उसकी क्षमता उसके बाद नहीं रहेगी और यात्री लेने की। जी। उसको भी दरकिनार करते हुए इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए कोई सोच नहीं रखी गई, जबकि एक एयरपोर्ट को जेब में से नहीं निकाला जाता। 7-8 साल का समय लगता है कि एयरपोर्ट को बनाने में, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को बनाने में। जी। हमारी सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबसे पहले समस्या आई कि साहब 150 किलोमीटर में दूसरा एयरपोर्ट नहीं बन सकता और हमारा जीएमआर से ऐसा एग्रीमेंट है जी। दोनों व्यवस्थाओं में हमारी सरकार, मैं स्वयं वहां उस वक्त मंत्री रहा था, राज्य मंत्री, अटॉर्नी जनरल के पास हम लोग गए और उसमें ये क्लियर किया कि ऐसा कोई बंधन हम पर नहीं है सरकार पर कि दूसरा एयरपोर्ट ना बनाया जाए जी। तीसरा, जब ICAO ये कह चुका है कि 2023 तक हमें दूसरा एयरपोर्ट बनाना पड़ेगा, तो इसको काम तो क्यों ना बढ़ाया जाए। दूसरी समस्या थी कि साहब हिंडन एयरपोर्ट पास में है, मात्र 32 किलोमीटर, और दिल्ली का एयरपोर्ट 72 किलोमीटर है। तो हम लोगों ने तर्क दिया कि जब वाशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में 3-3 एयरपोर्ट हो सकते हैं, जनसंख्या ये 6 करोड़ की जनसंख्या जो पूरा NCR और मेरठ से लेकर मथुरा से लेकर आगरा तक के लोगों को सर्व करता है जी। उस अड़चन में आज हमारे बीच में नहीं रहे। मनोहर पारिकर जो हमारे उस वक्त के रक्षा मंत्री जी थे, उनके साथ, गडकरी जी के साथ हम लोगों ने बैठकें की और यह तय हुआ कि वो भी आपत्ति निराकरण हुई और ये कार्य आगे बढ़ा जी। हमारी वर्तमान की सरकार ये चाहती थी कि एयरपोर्ट फिरोजाबाद जाए। अच्छा। और उस फिरोजाबाद जाने की वजह से हम लोगों ने फिर उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा कि इस एयरपोर्ट की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनका सपना था कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में उड़े। और दूसरी एक बहुत बड़ी समस्या थी दिल्ली एयरपोर्ट के साथ कि वहां कार्गो की व्यवस्था नहीं थी। एक एयरपोर्ट संपूर्ण जब माना जाता है जब उसमें यात्रियों की सुविधा हो, कार्गो यानी माल ढोने की सुविधा हो, और साथ साथ हवाई जहाजों की मरम्मत का यानी MRO जिसे हम कहते हैं, उसकी भी पूरी व्यवस्था हो जी। इतनी बड़ी व्यवस्था और कहीं आसपास नहीं थी। और अंत में ये भी बात आई कि यह हवाई अड्डा, हरियाणा इसका बड़ा सबल दावेदार था, ये कहते हुए हरियाणा के पास अभी एक भी हवाई अड्डा नहीं है, क्यों ना हरियाणा को भी एक हवाई अड्डा दिया जाए जी। और हरियाणा से यह हवाई अड्डा हटा। फिर राजस्थान के भिवाड़ी क्षेत्र में लगभग तय हो गया था कि भिवाड़ी ले जाया जाए। उसमें भी हम लोगों ने
उसमें मैं चाहूंगा, मैं धन्यवाद देता हूँ सभी का कि आखिरकार ये हवाई अड्डा मेरी कंस्टिट्यूएंसी गौतम बुद्ध नगर में आया, जेवर में आया जी। और आज ये एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, और जिसके भविष्य भी और 5 एयर स्ट्रिप्स, आज भी दिल्ली में 3 एयर स्ट्रिप्स है जी। तो मुंबई से हवाई अड्डे से ये 3 गुना बड़ा है, 3.5-4 गुना बड़ा है, और जबकि दिल्ली के हवाई अड्डे से ये 2.5 गुना बड़ा है। और ये क्षेत्रवासियों के लिए नए द्वार खोलेंगे। इस एयरपोर्ट के बनने से उत्तर भारत में किस तरह की परिवर्तन होगा, क्या क्या चीजें नई आएंगी जिससे कि लगेगा कि हाँ ये एक बहुत बड़ा उनके लिए एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है? देखिए, जहाँ जहाँ एयरपोर्ट जाता है, और वो भी खास तौर पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण की अपनी एक विशेष स्थिति है जी। यहाँ उद्योग हैं जी। और ये मिनी इंडिया नहीं, मिनी वर्ल्ड है। विश्व की कंपनियां हैं, विश्व के स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते हैं। गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी है जी। मथुरा, वृंदावन, जो गोल्डन ट्रायंगल हमारा भरतपुर, राजस्थान, आगरा का जो गोल्डन ट्रायंगल बनता है जी जी। उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं समझता हूँ पर्यटन को भी नई ऊंचाइयां मिलेंगी जी। साथ साथ जो उद्योग यहाँ के हैं, उन उद्योगों को अपना सामान लाने के लिए, वहाँ के आवागमन के लिए नया काम शुरू होगा। लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। अभी भी आज की डेट में बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा हमारे मेंटेनेंस रिपेयर के लिए जाती है। म्यांमार जैसे देश, श्रीलंका, थाईलैंड जैसे देशों में हवाई जहाज रिपेयर के लिए जाते हैं, मरम्मत के लिए जाते हैं। वह होने वाला खर्च भी कम होगा। MRO पर कितना खर्च है ये हमारे यहाँ से आप समझ, ये बहुत बड़ी योजना है, और जिसके पूरे दूरगामी, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूरे नॉर्थ इंडिया में इसका असर होगा। उधर मेरठ तक चले जाइए, इधर आगरा, मथुरा तक चले जाइए, इधर हरियाणा के कुछ हिस्से, और सबसे बड़ी बात है इस एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी जी। यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से लखनऊ तक से हम जुड़ गए। ईस्टर्न पेरिफेरल के जुड़ने से माध्यम से हम पूरे मुंबई, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से जुड़ गए, और अभी जिसको योजना के तहत जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जो जुड़ेगा जी, यानी ये सबका सेंट्रल हब बन जाएगा। तो दिल्ली से अगर हम चलें तो एक भी रेड लाइट इस एयरपोर्ट पहुंचने में नहीं आती है। मेरठ से हम चलें तो एक भी रेड लाइट इस एयरपोर्ट को पहुंचने में नहीं आती है जी जी। आगरा, मथुरा, वृंदावन से अगर हम चलें तो एक भी रेड लाइट इस एयरपोर्ट तक पहुंचने में नहीं आती है जी जी जी। बस समझता हूँ कि इसके दूरगामी परिणाम। एक बुलेट ट्रेन का भी शायद प्रस्ताव गया है जो इधर से होता हुआ जाएगा। अब चर्चा हुई है, लेकिन उसके विषय में क्या आगे बात होगी, या पर आगे चर्चा होगी जी जी। डॉक्टर साहब, आप गांवों में गए हैं, इस दौरान लोगों में किस तरह का उत्साह है और क्या उनका सोच है इस बारे में जी? देखिए, मैं कल अपनी तीनों विधानसभाओं जेवर, खुर्जा, सिकंदराबाद में मैं गया था जी। वहाँ के लोगों में बहुत बड़ा जोश है। किसान खुश है, उनकी जमीनों के भाव दुगने, 2.5 गुने, 3 गुने तक पहुंच गए हैं जी। और एक सुविधा भी उनके क्षेत्र में डेवलप हो रही है। खुर्जा का व्यक्ति 20 मिनट में अपने एयरपोर्ट पहुंच जाएगा, सिकंदराबाद 20 मिनट, आधे घंटे में पहुंच जाएगा। जेवर का व्यक्ति 20 से आधे घंटे के अंदर पहुंच जाएगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा का व्यक्ति 45 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जाएगा। इतनी बड़ी सुविधाएं होंगी, तो मैं समझता हूँ एक अपने आप में नई व्यवस्था होगी। आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM पर बात की और जेवर एयरपोर्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे गौतम बुद्ध नगर के सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा जी को, कि कैसे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फाइल 14 साल तक अफसरशाही में दबी रही और किस तरीके से 2014 के बाद मूवमेंट शुरू हुआ और आज वो घड़ी आ गई जब जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शिलान्यास की तैयारियां चल रही हैं और प्रधानमंत्री 25 नवंबर को उसका शिलान्यास करेंगे। इस प्रोजेक्ट पर हम आगे भी आपको अन्य लोगों के साथ बातचीत से जोड़ते रहेंगे। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज़। धन्यवाद।